गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग गिल्लू पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इसके बारे में हमने कल आप लोगों को बहुत कुछ पिछले टर्म में बता दिया था कि महादेवी वर्मा जी क्या देखती हैं। अब क्या हुआ, आगे के पैराग्राफ में महादेवी जी कहती, मेरे काल पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, डैश 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 विस्मित करने लगी। ये पैराग्राफ की व्याख्या आज हम लोग करेंगे। संदर्भ पूर्वत पहले की भांति ही रहेगा, सीधे व्याख्या पर आते हैं। मेरे काल पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कल हमने बताया था कि देख महादेवी वर्मा जी ने बरामदे के पास आकर देखा कि सामने जो गमला रखा हुआ था थोड़ी दूर पर, उस गमले के पास दो कौवे छुई छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। अब महादेवी वर्मा जी ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि उस गमले और दीवार के बीच में, दराज में जो बीच का गैप, वहीं पर एक छोटा सा कोई जीव छिपा हुआ है। महादेवी जी उसके पास गई। नजदीक जाकर के उन्होंने देखा कि वह एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। महादेवी जी को कौवे के बारे में बहुत से बता रही थी, वो सब रुक गया। अब जाकर के उन्होंने पास जाकर देखा तो क्या था, वो एक गिलहरी का बच्चा छुपा हुआ था गमले और दीवार के बीच में। और इसी गिलहरी के बच्चे में, जो बहुत छोटा था भी और ऐसा लग रहा था, बाल भी नहीं उसके शरीर में उगे हुए थे, बहुत छोटा था और ऐसा लग रहा था कि वो घोंसले से नीचे गिर गया है। और इस गिलहरी के बच्चे में जो कौवे हैं वह अपना सुलभ, आसान, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे कहते हैं सुलभ। सुलभ आहार, आहार माने भोजन, सुलभ भोजन खोज रहे थे। आगे देखेंगे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा हुआ था। अब क्या हुआ, पास जाकर के देखा तो जो कौवे थे, उन कौवे ने उसके शरीर पर 2 बार चोंचें मार दी थी, थोड़े से घाव हुए। और इतना नन्हा सा जीव था, छोटा सा जीव था, उस नन्हे से जीव के लिए वो कौवों की 2 चोंचों के घाव ही बहुत थे। वह निश्चेष्ट सा हो गया था, यानी मूर्छित जैसे हो जाता है, मूर्छित सा हो गया था और गमले में चुपचाप चिपका हुआ था। आगे देखेंगे क्या हुआ। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। और लोगों ने देखा, महादेवी जी उसे उठा लाई, देखा और लोगों ने सलाह दिया कि अब तो कौवों ने इसे चोंच मार दिया, अब ये जीवित नहीं बचेगा, इसलिए इसकी ज़्यादा उपचार वगैरह न किया जाए, इसे इसी हालात में छोड़ दिया जाए, ये थोड़ी देर में मर जाएगा। परंतु मन नहीं माना। महादेवी जी कहती है मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। महादेवी जी, जीव जंतुओं से बहुत लगाव था, उन लोगों ने मना तो किया लेकिन उनका मन नहीं माना। इसलिए महादेवी जी क्या कर रही हैं, उस गिलहरी के बच्चे को चुपके उठाया धीरे से और उठाकर कमरे में ले आई। उसके घाव को रुई से पोंछकर साफ किया, खून उसमें जो लगा हुआ था साफ किया और उस घाव में पेंसिलीन का लेप लगा दिया। रुई की पहली पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई गई, पर मुंह खुल ना सका और दूध के बूंदे दोनों इधर उधर लुढ़क गई। महादेवी जी कहती हैं कि उसे भूखा होगा, इसलिए उसे कुछ खाने के लिए भी दिया जाए। तो क्या दिया जा सकता था, सोचा कि दूध ही पी सकता और कुछ नहीं, तो इसलिए रुई की पतली सी बाती बनाई गई और उस बाती को दूध में भिगो करके उसके मुंह के पास ले गए, लेकिन मुंह नहीं खुल सका, इसलिए जो दूध की बूंदें थी वो इधर उधर छिटक गई, इधर उधर गिर गई। अब आगे देखें फिर क्या होता। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। अब कई घंटे तक उसका उपचार किया गया, ध्यान दिया गया, तो अब जाकर के कई घंटे के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला जा सका। उसने पानी एक बूंद पिया। तीसरे दिन तक वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब धीरे धीरे महादेवी जी ने उसका उपचार किया।
धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन हो गए और तीसरे दिन तक वो बहुत स्वस्थ हो गया, इतना स्वस्थ हो गया कि महादेवी जब उंगली उसके पास ले जाती, अपने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ लेता और अपनी सुंदर सुंदर नीली नीली आंखों से इधर उधर कमरे में ताकता रहता। आगे क्या हुआ? अब 3-4 मास में उसके, मास माने महीना, 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए, बढ़िया चिकने पतले पतले रोए निकल आए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित माने आश्चर्यचकित, बड़ी सुंदर लगने लगी। तो उन्होंने बताया 3-4 महीने जब गुजरे तो उसके शरीर में सुंदर सुंदर रोए निकल आए, उसकी पूंछ सुंदर सी हो गई, बालों से भर गई, पूरी बढ़िया सुंदर पूंछ हो गई और सुंदर सुंदर आंखों से नीली नीली सुंदर आंखें थी जिससे वह सबको इधर उधर देखता था। और उसे देख करके, अब उसकी स्थिति देखकर सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। लेखिका ने क्या कहा कि वह गिलहरी जाति से था, इसलिए उसकी जाति सूचक नाम जो था उसका, हमने उसका व्यक्तिगत नाम रख दिया और उसका व्यक्तिगत नाम रखा गया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब क्या हुआ? अब गिल्लू का घर बना दिया गया। क्या बनाया गया? घर। कैसे बनाया गया? फूलों की जो डलिया थी, उस फूलों की डलिया को महादेवी वर्मा जी ने क्या कर दिया? अपनी खिड़की के पास एक तार से बांध करके टांग दिया, उसके अंदर कुछ रुई बिछा दी, वही गिल्लू का घर हो गया। आगे देखें। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो जो घर बनाया गया, अब जब तक गिल्लू जीवित रहा, 2 वर्ष तक लगभग, गिलहरियों की आयु लगभग 2 वर्ष होती है, तो 2 वर्ष तक जब गिल्लू जीवित रहा तो वही 2 वर्ष वो जो घर बनाया गया था उसका घर रहा। उसी घर में गिल्लू जाता, अपने आप से झुला लेता और उसी झूले में झूलता रहता, पड़ा रहता। हाँ, आगे इसके बाद उन्होंने बताया, अपने कांच जैसी मनके जैसी आंखों से कमरे के भीतर और बाहर ना जाने क्या देखता रहता। वहीं निकल कर बाहर आ जाता तो कमरे भी इधर उधर ताकता रहता, खिड़की के पास बैठ जाता तो बाहर की ओर देखता रहता, परंतु उसकी क्रियाकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन वो जिस प्रकार से क्रियाकलाप करता था, कार्य करता था, उसके क्रियाकलाप को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि यह कितना समझदार जीव है। आगे क्या कहा? जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा होती थी। उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका कहती, जब मैं लिखने के लिए मेज पर बैठ जाती, उसकी ओर ध्यान नहीं देती, तो गिल्लू मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या है? तरीका यह है कि वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। क्या तरीका निकाला कि गिल्लू पर्दे से उतरता और आकर के महादेवी के पैरों तक आता, तेजी से आता और उसी तेजी से पैरों तक आके फिर तुरंत वापस जाके सर से पर्दे पर चढ़ जाता। यह क्रिया वह तब तक करता रहता था, महादेवी जी कहती हैं, कि जब तक महादेवी जी उसे पकड़ नहीं लेती थी तब तक वह यह क्रिया करता रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त उसका सारा लघु शरीर के भीतर, लिफाफे के भीतर बंद रहता। लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा तंग करता तो मैं उसे पकड़ कर क्या करती थी, उसका सारा शरीर एक लिफाफे के अंदर बंद कर देती, सिर्फ आगे के पंजे और मुंह ही बाहर की ओर रहते थे। पीछे के पंजे लिफाफे के अंदर बंद हो गए तो भाग नहीं सकता, जहाँ रख दिया गया वहीं बैठा रहेगा। और क्या करता था, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा हुआ अपनी चमकीले आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता है। महादेवी जी कहती है, इस प्रकार जब मैं बंद करती, कभी कभी लिफाफे के अंदर बंद कर देती थी तो कभी कभी वह घंटों ऐसी स्थिति में दीवार के सहारे मेज पर वहीं बैठा रहता और मेरे कार्यों को वह अपनी सुंदर आंखों से देखता रहता था। अब आगे देखें क्या है।
भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। लेखिका कहती है कि जब गिल्लू को भूख लगती तो भूख की सूचना के लिए उसने भी अपना एक तरकीब निकाल रखता था। वह चिक चिक की आवाज़ करने लगता था और जैसे ही चिक चिक की आवाज़ करने लगता था तो महादेवी जी समझ जाती थी कि गिल्लू भूखा है, वह भोजन मांग रहा है। तो वह खाने के लिए काजू या बिस्कुट दे देती थी। तो जो आगे के पंजे लिफाफे से बाहर होते थे उन्हीं पंजों से गिल्लू पकड़ करके मुंह से बिस्कुट और काजू उतरता रहता, उन्हें खाता रहता था। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।